हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे एक अपकमिंग आईपीओ जो कि 3 से लेकर 7 अक्टूबर के बीच में ओपन रहेगा, वी वर्क इंडिया लिमिटेड का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम और एंकर लिस्ट के बारे में जानेंगे। इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग इसका अंदाजा होगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस मेकिंग, और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह उनसे महंगी है, सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और देखिए दोस्तों, सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा, पर डिसीजन आपको अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। तो सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानते हैं, जो कि लगभग बता रहा है 5% के आसपास, लगभग मान के चले 32 रुपए पर शेयर के आसपास मान के चल सकते हैं। और ग्रे मार्केट का प्रीमियम एक अंदाजा ही होता है, इसके हमें पूरे भरोसे नहीं रहना चाहिए। फिर बात करें इसकी एंकर लिस्ट की, तो एंकर लिस्ट बहुत ही शानदार रही है, काफी बड़ी एंकर लिस्ट है। 1348 करोड़ रुपए जुटाए हैं एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा। तो इसके अंदर बात करें अगर डीआईआई या म्यूचुअल फंड की, तो उसके अंदर अगर टॉप 5 अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, आदित्य बिरला, ये मतलब टॉप 5 में से 4 तो इसके अंदर शामिल है। मोतीलाल ओसवाल, वाइटॉक, इन्वेस्को, मिराई एसेट, कैनरा, टाटा, एडलविस, जेएम फाइनेंशियल, बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस शामिल है। उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह भी शामिल है। फिर बात करें एफआईआईज, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, उसके अंदर गोल्डमैन सैक्स, न्यूयॉर्क स्टेट, अल्मेवा, नुवामा, अलियांज, सोशिएट जनरल और भी कई बड़े नाम शामिल हैं एफआईआईज के अंदर। और भी उसके अलावा भी और भी कई नाम हैं, इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह भी शामिल है। तो ओवरऑल अगर एंकर लिस्ट देखें तो बहुत ही अच्छी आई है, बड़ा साइज है, उस हिसाब से अगर एफआईआईज, डीआईआईज दोनों के नाम अच्छे हैं, तो अगर 10 में से रेटिंग दे तो 6.5 आराम से ही दे सकते हैं। फिर बात करें इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी सन 2016 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, करीब 9 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। तो वी वर्क इंडिया का एक सिंपल बिजनेस मॉडल है, तो प्रीमियम ग्रेड ए ऑफिसेस को फ्लेक्सिबल फॉर्मेट के अंदर देना, मतलब प्लग एंड प्ले डेस्क, एंटरप्राइज रेडी फ्लोर्स, मैनेज्ड ऑफिस सॉल्यूशंस, सब कुछ रेडी बिना हेडेक के। और एक सबसे बड़ा फैक्टर है लोकेशन। कंपनी के जो सेंटर्स है वो टियर 1 सिटीज के प्राइम लोकेशंस के अंदर है, मतलब बेस्ट माइक्रो मार्केट्स के अंदर। वही जगह है जहां से बड़े बड़े जो इंटरप्राइजेज है उनकी डिमांड आती है। और उनका क्लाइंट बेस भी ज्यादातर इंटरप्राइजेज और जीसीसी है, मतलब लॉन्ग टर्म और स्टेबल डिमांड। अब आपका सवाल ये होगा कि भाई जो ऑफिस कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, क्या ये रिलायबल है, मतलब जो ये ऑफिस वगैरह रेंट पर देती है, क्या वो रिलायबल है कॉन्ट्रैक्ट और इसके अंदर रिस्क तो नहीं है। वी वर्क इंडिया के जो सेंटर्स हैं वो सिर्फ ग्रेड ए प्रीमियम बिल्डिंग्स के अंदर है, जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो रेंट है वो साल दर साल ग्रेजुअली बढ़ता है, रेवेन्यू जो है नेचुरली ग्रो करता है। एज ऑफ 30 जून 2025 इनके 68 ऑपरेशनल सेंटर्स हैं, 1,14,077 इनकी डेस्क कैपेसिटी है। ऑपरेशनल सेंटर्स है अक्रॉस 8 सिटीज इन इंडिया, और इनका ज्यादातर रेवेन्यू बेंगलुरु, मुंबई से आता है। और इनकी सीट ऑक्यूपेंसी 83% है, जो कि इंडस्ट्री के अंदर देखा जाए तो सबसे हायर है। तो ये हो गई इस कंपनी की डिटेल्स। अब बात आती है इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स की। फाइनेंशियल्स 2023 से 2025 तक दिए गए हैं। तो अगर इसके एसेट्स देखते हैं तो एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है, रेवेन्यू के अंदर भी हमें साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो लास्ट 2 ईयर से ये लॉस के अंदर थी और इसी साल ही प्रॉफिट के अंदर आई है, ये इसके लिए बिग पॉजिटिव है। 2025 में प्रॉफिट मार्जिन निकाले तो 6.33% का है, मार्जिन भी बढ़िया है इस साल का, और बढ़िया बात है ये। बाकी इसके नेट वर्थ में साल दर साल ग्रोथ है। रिजर्व्स इसके बड़े हैं, रिजर्व्स इसके अंदर 65.68 करोड़ रुपीस के हैं। और इसके ऊपर जो बोरोइंग्स है वो कम हुई है, 310 करोड़ रुपए की बोरोइंग्स है। अभी डेट टू इक्विटी रेशियो निकालें 2025 के हिसाब से 1.48 का निकल कर आता है, जो कि थोड़ा ज्यादा है। इस पर इस कंपनी को फोकस करना पड़ेगा। और आईपीओ के पैसे से कोई भी डेट रीपेमेंट नहीं कर रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 63.8% है, जो कि बढ़िया है। फिर बात करें वैल्यूएशंस की, तो इसका पी 67.75 मतलब 67.75 का है। पीबी प्राइस टू बुक 41.62 मतलब 41.62 का है। फेस वैल्यू 10 रुपए पर। और अदर जो इसकी पेयर कंपटीटर्स है इंडस्ट्री के अंदर, उसके अंदर ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस को छोड़कर बाकी सबके पीई जो है नेगेटिव है। ऑफिस स्पेस का जो पीई है 59.38 का। और अदर्स के मुकाबले अगर देखें तो रेवेन्यू के मामले में अदर प्लेयर्स के मुकाबले ये काफी बड़ी कंपनी है। ऑफिस स्पेस सबसे बड़ी कंपनी है ये। तो उस हिसाब से अगर वैल्यूएशंस को देखा जाए तो वैल्यूएशन सही नजर आती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये आईपीओ 3 से लेकर 7 अक्टूबर के बीच में ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपए पर आ रहा है। प्राइस बैंड 615 रुपए से लेकर 648 रुपए के बीच में रखा गया है। 23 मतलब 23 शेयर्स का ये लॉट है। इसका इश्यू साइज टोटल 3000 करोड़ रुपए का है। पूरा का पूरा ओएफएस है। अब आपका सवाल होगा कि भाई ओएफएस है, फ्रेश इश्यू क्यों नहीं है। तो एज पर आरएचपी तो ओएफएस इसीलिए कि कंपनी अपना जो ग्रोथ है वो ऑलरेडी सेल्फ फंडेड कर रही है, मतलब किसी और बड़े इन्वेस्टर से इसको फंड लेने की जरूरत नहीं है। इसका फायदा ये कि कोई डाइल्यूशन नहीं है,
मतलब किसी जो बड़े इन्वेस्टर से अगर फंड लेगी तो उसको हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, तो देने की जरूरत नहीं है। रिटेल पोर्शन 10% का और लिस्टिंग डेट है 10 अक्टूबर को और एम्प्लॉइज को 60 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। तो ये हो गई कंप्लीट आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा, बट डिसीजन आपको अपने रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। और टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी, ज्वाइन करके रख लीजिए। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, सिर्फ रिस्क के अकॉर्डिंग देखते हैं और आज की कंडीशन में डिमांड वगैरह क्या है वही देखते हैं। बाकी आपको इसके भरोसे नहीं रहना है, डिसीजन आपको खुद को बनाना है। तभी जीएमपी देखा जाए तो लगभग 5% के आसपास बता रही है। फिर बात करें वैल्यूएशंस की तो वैल्यूएशंस भी ठीक नजर आ रही है। और बात करें एंकर लिस्ट की तो एंकर लिस्ट बहुत अच्छी आई है, मतलब 1348 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर्स के द्वारा जुटाए गए। FIS DIS में भी बढ़िया नाम शामिल है। बाकी सब्सक्रिप्शन वगैरह आना बाकी है, वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये बात बढ़िया लगी कि भी सेक्टर के अंदर लीडिंग कंपनी है रेवेन्यू के मामले में, मतलब सबसे बड़ी कंपनी है और इसकी जो सीट ऑक्यूपेंसी है वो सबसे हायर है इंडस्ट्री पीयर्स के मुकाबले। सीट ऑक्यूपेंसी मतलब जितना इसके पास सीट अवेलेबल है उसकी ऑक्यूपेंसी लगभग इसकी 83% की है और कंपनी इस साल प्रॉफिट के अंदर आ गई, ये भी अच्छी बात लगी। अदर इंडस्ट्री पीयर्स में अगर ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस को छोड़ते तो बाकी जो कंपनियां वो अभी लॉस के अंदर है और इस साल इसका प्रॉफिट मार्जिन भी काफी अच्छा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ, एबिटा मार्जिन ये अदर्स प्लेयर्स से काफी हायर है। ये इसके कुछ पॉजिटिव्स हो जाते हैं। अब नेगेटिव क्या है? नेगेटिव देखिए इसके ऊपर डेट थोड़ा ज्यादा है, इस पर इस कंपनी को फोकस करना पड़ेगा। अगर इंडस्ट्री में अदर प्लेयर्स के मुकाबले देखें तो डेट जो है कम नजर आता है। ओवरऑल अगर डेट के अलावा देखें तो कंपनी बैलेंस नजर आ रही है। फिर आपके मन में कुछ और सवाल होंगे कि भाई ये जो सेक्टर इसकी डिमांड टिकाऊ है क्या? तो देखिए आज के जमाने में फ्लेक्सी वर्क स्पेस अभी एक ट्रेंड नहीं है, अब ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनकी नेसेसिटी बन गया है, स्पेशली इंटरप्राइजेज और GCCs के लिए। इनके लिए सिर्फ रेंट कम होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हें स्पीड टू ऑक्यूपाई, सिक्योरिटी, सारा अप टाइम चाहिए, मतलब रेडी टू मूव वाली सब चाहते हैं आजकल। मतलब टाइम नहीं है, फटाफट ऑफिस लगानी है, लगा दो। दूसरा आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि भाई ये क्या बिजनेस चल रहा है या सिर्फ प्रॉमिस वगैरह ही कर रहे हैं? देखिए रनिंग बिजनेस है और इसकी सीट ऑक्यूपेंसी भी हायर है, उसके अलावा अभी इस साल प्रॉफिट के अंदर भी आई है और रेवेन्यू के मामले में अपने जो सेक्टर की कंपनी है उनसे बड़ी कंपनी है। फिर एक आपका सवाल होगा कि इसका एक्सपेंशन वगैरह कैसे हो सकता है, मतलब फ्यूचर में एक्सपेंशन कैसे होगा? उनका एक्सपेंशन का मॉडल भी सिंपल और डिसिप्लिन है, सेल्फ फंडेड ग्रोथ, कंट्रोल्ड कैपेक्स और स्मार्ट ओवन प्लस मैनेज्ड सेंटर का मिक्स है। उसके अलावा सेक्टर में लीडिंग है, बड़ी कंपनी है और अदर पीयर्स के मुकाबले देखें तो थोड़ा अट्रैक्टिव है। कि आप लोग क्या करने वाले हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आएगी, हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। और दोस्तों कोई भी डिसीजन बनाए अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाए। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है।